गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 12 के नामा के मूल तत्व विषय के वर्गों में आज हम साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु प्रकरण अंतर्गत ख्याति की हिसाबी असर के संदर्भ में उदाहरण नंबर 12 से आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। दोस्तों, उदाहरण नंबर 12 देखें तो उदाहरण नंबर 12 में हमें बताया गया है कि बी, आर और टी 3:2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। बी निवृत्त होता है, साझेदार बी निवृत्त होता है। पुनर्मूल्यांकन का लाभ अनामत और लाभ हानि के वितरण के बाद बी की पूंजी 1,20,000 है। बी और टी ने बी को हिसाबी निपटारा पेटे ख्याति समेत 1,50,000 चुकाने का निश्चय किया। आर और टी भविष्य में लाभ हानि 3:2 के प्रमाण में बांटेंगे। दोस्तों, बी आर टी का पुराना प्रमाण 3:2:1 है और भविष्य का लाभ हानि प्रमाण 3:2 माने नया प्रमाण बी की निवृत्ति के बाद 3:2 निश्चित किया गया। अब दोस्तों, जब बी निवृत्त होता है तब उसे उसके पूंजी खाते की शेष जो है 1,20,000 है। मानी निवृत्ति के वक्त उसका पूंजी खाता 1,20,000 शेष दर्शाता है और बी के निवृत्ति के बाद आर और टी ने उसे टोटल 1,50,000 देने का निश्चय किया है। अब उसका पूंजी खाता दोस्तों 1,20,000 से दर्शाता है और उससे हिसाबी निपटारा के संदर्भ में ख्याति समेत 1,50,000 चुकाना निश्चित किया। मैंने उसे 30,000 अधिक चुकाने का निश्चय किया और उसकी ख्याति गिनी जाएगी उसके हिस्से की। तो इस संदर्भ में आवश्यक स्पष्टता या गणना देखें तो दोस्तों, बी को हिसाब निपटारा पेटे टोटल रकम 1,50,000 चुकाना निश्चित हुआ है और उसकी निवृत्ति के वक्त उसकी पूंजी 1,20,000 है। तो उसे चुकाना निश्चित किया गया है 1,50,000 और उसकी पूंजी 1,20,000 है। तो दोनों का अंतर 30,000 हुआ, जो बी को भुगतान पत्र ख्याति गिनी जाएगी। माने उसको भुगतान पत्र ख्याति 30,000 है। अब दोस्तों, बी को भुगतान पत्र ख्याति 30,000 निश्चित हुई है। तो इस स्थिति में एक ख्याति चालू रहने वाले साझेदार आर और टी निवृत्त साझेदार बी को लाभ के प्रमाण में देंगे। तो लाभ का प्रमाण हमें निश्चित करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास पुराना प्रमाण और नया प्रमाण है। तो हम सूत्र लागू करेंगे, साझेदार का नया भाग माइनस पुराना भाग। तो इस सूत्र का उपयोग करने से हमें आर का लाभ ज्ञात होगा 8/30 और टी का लाभ ज्ञात होगा 7/30। माने आर और टी का लाभ का प्रमाण 8/7 ज्ञात हुआ। दोस्तों, निवृत्त साझेदार बी की जो ख्याति है भुगतान पत्र, ये 30,000 ख्याति आर और टी उसके लाभ के प्रमाण 8/7 में उसे देंगे। माने 30,000 भुगतान पत्र जो ख्याति है वो आर और टी के बीच 8/7 के प्रमाण में बांटने पर आर
16,000 और टी 14,000 ख्याति के रूप में निवृत्त साझेदार बी को देंगे तो हमारी ख्याति की प्रविष्टि होगी आर का पूंजी खाता उधार 16,000, टी का पूंजी खाता उधार 14,000 और बी के पूंजी खाते का 30,000। विवरण लिखा जाएगा, बी को उसके भाग की ख्याति आर और टी ने उनके लाभ के प्रमाण में दी उसके। माने इस प्रकार दोस्तों, जब भी साझेदार निवृत्त होता हो और उसे ख्याति समेत जितनी रकम चुकाना निश्चित किया जाए उस रकम में से उसकी पूंजी खाते की शेष घटाने पर जो अंतर प्राप्त होगा उसे भुगतान पत्र, निवृत्त साझेदार को भुगतान पत्र ख्याति कही जाएगी और उसका बंटवारा लाभ के प्रमाण में करना होगा जो चालू रहने वाले साझेदार उसे लाभ के प्रमाण में देंगे। दोस्तों, अब आगे के टॉपिक के बारे में देखें। तो टॉपिक नंबर 6, संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन। संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन। तो अब संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन के संदर्भ में पुनः मूल्यांकन खाता बनाया जाता है और पुनः मूल्यांकन खाता किस प्रकार बनाया जाता है वो आगे के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से संक्षिप्त में उसकी चर्चा फिर से कर ले। पीढ़ी की बही में स्थायी संपत्तियाँ उसकी बाजार कीमत से दर्शाई नहीं जाती है। दोस्तों, 11वीं कक्षा में भी हम सीखे थे कि जो भी स्थायी संपत्ति है वो उसकी लागत कीमत पर बही में दर्शाई गई होती है, इसलिए उनकी बही कीमत और बाजार कीमत में अंतर होता है। और उसी तरह कितनी ही संपत्ति और दायित्व या आवश्यक प्रावधान बही में नहीं दर्शाए होते हैं। माने कई सारी संपत्ति, दायित्व या प्रावधान बही में दर्शाए नहीं होते हैं। साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु की तारीख तक पीढ़ी के प्रत्येक प्रकार के लाभ या हानि सभी साझेदार के पुराने प्रमाण में बांट देना चाहिए, जिससे किसी साझेदार को बिनजरूरी लाभ या हानि न हो। इसलिए साझेदार को बिनजरूरी लाभ या हानि न हो, इसलिए साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु के समय संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन किया जाता है और पुनः मूल्यांकन से होने वाली शुद्ध वृद्धि या कमी पुनः मूल्यांकन खाते लिखी जाती है या ले जाई जाती है। बाद में पुनः मूल्यांकन खाता बंद करके उसका शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि निवृत्त होने वाले या मृत्यु पाने वाले साझेदार के साथ सभी साझेदारों के बीच उनके पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांट दिया जाता है। दोस्तों, आगे के चैप्टर नंबर 5 साझेदार के प्रवेश में जिस प्रकार पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया, उसी प्रकार पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करना होता है, जिसमें दोस्तों संपत्ति में होने वाली वृद्धि या दायित्व और प्रावधान में होने वाली कमी पुनर्मूल्यांकन खाते जमा की जाती है। क्योंकि दोस्तों संपत्ति में होने वाली वृद्धि या दायित्व और प्रावधान में होने वाली कमी लाभ है, इसलिए पुनर्मूल्यांकन खाते जमा की जाएगी। संपत्ति में होने वाली कमी या दायित्व और प्रावधान में होने वाली वृद्धि
दोस्तों, पुनर्मूल्यांकन खाते उधार की जाती है। पुनर्मूल्यांकन खाता का शुद्ध लाभ या हानि सभी साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते उनके पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांट दिया जाता है। संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन बाद नई पीढ़ी की पक्की तलपट में दोस्तों संपत्ति और दायित्व उनकी नई कीमत से दर्शाए जाएंगे। इस प्रकार पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करना होता है। अब दोस्तों, कच्चा पुनर्मूल्यांकन खाता, दोस्तों ये हमारी परीक्षा के लिए अपेक्षित नहीं है, केवल जानकारी के लिए हमें कच्चे पुनर्मूल्यांकन खाते के संदर्भ में यहाँ चर्चा दी गई है। मैंने कच्चा पुनर्मूल्यांकन खाता जब भी साझेदार ऐसा निश्चित करे प्रवेश या निवृत्ति के वक्त कि प्रवेश या निवृत्ति के बाद जो भी संपत्ति और दायित्व है वो उसकी पुरानी कीमत से पक्की तलपट में दर्शाने हैं, तो ऐसी स्थिति में निवृत्ति के बाद संपत्ति और दायित्व पुरानी कीमत से ही पक्की तलपट में दर्शाने के लिए कच्चा पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है। दोस्तों, यहाँ कच्चा पुनर्मूल्यांकन खाता दो हिस्से में तैयार होगा। माने पहले हिस्से में दोस्तों जिस प्रकार आगे बात हुई उसी प्रकार पुनर्मूल्यांकन के बाद अगर संपत्ति की वृद्धि और दायित्व या प्रावधान की कमी हो तो लाभ के तौर पर पुनर्मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में दर्शाया जाएगा। उसी तरह संपत्ति की कमी और दायित्व या प्रावधान में वृद्धि हो तो हानि के तौर पर पुनर्मूल्यांकन खाते उधार दर्शाकर पुनर्मूल्यांकन का खाते का अंतर ज्ञात किया जाएगा और वो अंतर साझेदारों के बीच पुराने प्रमाण में बांट दिया जाएगा। अब दूसरे हिस्से में उल्टी प्रोसेस करनी होगी। पहले हिस्से में जो लाभ था वो दूसरे हिस्से में हानि के तौर पर, और पहले हिस्से में जो हानि थी वो दूसरे हिस्से में लाभ के तौर पर दर्शाकर अंतर ज्ञात कर अब दोस्तों दूसरे हिस्से का जो अंतर आएगा वो लाभ हानि के नए प्रमाण में साझेदारों के बीच बांट दिया जाएगा। इस प्रकार जो अंतर था वो शून्य हो जाएगा और पुरानी कीमत से ही नई पक्की तलपट में संपत्ति और दायित्व दर्शाए जाएंगे। दोस्तों, ये जो कच्चा पुनर्मूल्यांकन खाते की जानकारी है केवल हमारी समझ के लिए यहाँ दी गई है, वो हमारे एग्ज़ाम का हिस्सा नहीं है। अब दोस्तों आगे का टॉपिक देखें तो टॉपिक नंबर 7, अनामत और अवितरित लाभ हानि का वितरण। दोस्तों इसके बारे में भी आगे के चैप्टरों में हम पढ़ाई कर चुके हैं। दोस्तों, जब भी साझेदार निवृत्ति या मृत्यु की तारीख को पीढ़ी की बही में दर्शाई अनामत अवितरित लाभ या हानि तथा चालू प्रसारित राजस्व खर्चों की बाकी निवृत्त या मृत्यु पाने वाले साझेदार समेत सभी साझेदारों के बीच उनके पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांटा जाएगा। मानी निवृत्ति या मृत्यु की तारीख तक पीढ़ी में दर्शाई गई सभी अनामत अवितरित लाभ या अवितरित हानि और चालू प्रसारित राजस्व खर्च माने कि अवास्तविक संपत्ति पुराने साझेदार समेत पुराने प्रमाण में साझेदारों के बीच बांट दिया जाएगा। उनके बारे में आगे के
चैप्टर में कौन सी प्रविष्टियाँ होती है उस संदर्भ में हम पढ़ाई कर चुके हैं। अब दोस्तों टॉपिक नंबर 8 में आगे चले तो ये सबसे आवश्यक है, क्योंकि निवृत्त होने वाले साझेदार की भुगतान पात्र रकम निश्चित करने के संदर्भ में ये टॉपिक दिया गया है। माने जो साझेदार निवृत्त हो रहा है या जिसकी मृत्यु हुई है उसको कितनी रकम चुकानी है, वो किस प्रकार निश्चित किया जाता है, उस संदर्भ में यहाँ जानकारी दी गई है। दोस्तों निवृत्त होने वाले साझेदार को भुगतान पत्र रकम उसका पूंजी खाता तैयार करके निश्चित की जाती है। माने निवृत्त साझेदार को कितनी रकम चुकानी होगी वो उसका पूंजी खाता तैयार करके निश्चित की जाती है, जिसमें निम्नलिखित बातों का समावेश किया जाता है। माने उसे निवृत्त होने वाले साझेदार का पूंजी खाता तैयार किया जाए तो उसमें किन बातों का समावेश होता है वो निम्नानुसार है। दोस्तों पहला, जब भी निवृत्त साझेदार का पूंजी खाता तैयार किया जाए तब निम्नलिखित बाकी निवृत्त होने वाले साझेदार के पूंजी खाते जमा होगी। माने निवृत्त साझेदार के पूंजी खाते कौन सी बाकियाँ जमा होगी, तो उसमें पहला, निवृत्त होने के बाद पूंजी खाता की प्रारंभिक बाकी और चालू खाता की प्रारंभिक बाकी जमा बाकी निवृत्त होने वाले साझेदार के पूंजी खाते लिखी जाएगी। पुनः मूल्यांकन खाते के लाभ में उसका भाग, अनामत और अवितरित लाभ की बाकी में उसका भाग, पीढ़ी की नई ख्याति में उसका भाग, अंतिम आर्थिक चिट्ठा तैयार करने के बाद निवृत्ति की तारीख तक के पीढ़ी के लाभ में उसका भाग। माने अंतिम आर्थिक चिट्ठा जिस तारीख तैयार हुआ है उस तारीख के बाद साझेदार निवृत्त हो रहा है तो आर्थिक चिट्ठी की तारीख से निवृत्त होने की तारीख तक पीढ़ी कार्यरत होगी और उस दौरान जो लाभ हुआ है उसमें निवृत्त साझेदार का हिस्सा भी उसके पूंजी खाते जमा होगा। निवृत्ति की तारीख तक उसे मिलने वाले योग्य वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, पीढ़ी को दी लोन, माने निवृत्त साझेदार ने पीढ़ी को लोन दी हो तो उस पर ब्याज, ये सभी भी उसके पूंजी खाते जमा होगा। अगर दोस्तों निवृत्त साझेदार ने पीढ़ी को लोन दी है और लोन पर ब्याज कितना देना है वो निश्चित न हो, वो हमें न दिया गया हो, तो सालाना 6% के हिसाब से उसे निवृत्ति तारीख तक का ब्याज देना होगा। माने ऊपर की जो भी शेष है वो निवृत्त साझेदार के पूंजी खाते जमा होगी। अब निवृत्त साझेदार के पूंजी खाते निम्न बाकियाँ उधार की जाएगी। तो निवृत्त साझेदार के पूंजी खाते चालू खाते की उधार बाकी, आहरण माने निवृत्त साझेदार का आहरण, निवृत्ति की तारीख तक आहरण का ब्याज, अवितरित हानि और चालू प्रसारित राजस्व खर्च माने अवास्तविक संपत्ति में निवृत्त साझेदार का हिस्सा, पीढ़ी की बही में दर्शाई पुरानी ख्याति में उसका हिस्सा, पुनः मूल्यांकन खाते की हानि में उसका हिस्सा, पीढ़ी ने निवृत्त साझेदार को दी लोन, माने पीढ़ी ने निवृत्त साझेदार को लोन दी हो तो वो लोन निवृत्त साझेदार के पूंजी खाते उधार की जाएगी। निवृत्त होने वाले साझेदार का पूंजी खाता बंद करते समय
उसे भुगतान पत्र रकम मिलती है। माने पूंजी खाता तैयार करके निवृत्त साझेदार को भुगतान पत्र रकम निश्चित कर दी जाती है। अब अगर ये भुगतान पत्र रकम संपूर्णतः माने पूरी रकम उसे चुका दी जाए या उसका हिस्सा माने अंशतः रकम रोकड़ में चुकाई जाए, तो दोस्तों पूरी रकम चुका दी जाए तो पूरी रकम उसे रोकड़ में मिल जाएगी। लेकिन उसका कुछ हिस्सा चुकाए तो जो रकम चुकानी बाकी रहती है वो उसके लोन खाते लिखी जाएगी और इस संदर्भ में प्रविष्टि निम्नानुसार होगी। निवृत्त साझेदार का पूंजी खाता उधार और रोकड़ खाते का और निवृत्त साझेदार की लोन खाते का। माने दोस्तों उसे भुगतान पत्र जो रकम है वो उसके पूंजी खाते उधार होगी और जितनी रकम चुकाई जाए वो रोकड़ खाते और जो रकम चुकानी बाकी रहेगी वो निवृत्त साझेदार की लोन खाते लिखी जाएगी। अब दोस्तों निवृत्त साझेदार को भुगतान पत्र जो रकम है उसमें से जितनी रकम उसकी लोन खाते लिखी जाएगी उस पर ब्याज की गणना करनी होगी। अगर हमें साझेदारों के बीच करार पत्र में निश्चित किया गया हो कि निवृत्ति के बाद निवृत्त होने वाले साझेदार की जो लोन है भुगतान पत्र रकम में से उस पर कितना ब्याज देना है वो निश्चित हुआ हो तो इस हिसाब से ब्याज उसे मिलेगा। लेकिन कोई निश्चित साझेदारों के बीच इसके बारे में कोई निश्चय न किया गया हो तो कानूनन उसे सालाना माने वार्षिक 6% से ब्याज दिया जाएगा।